ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं प्रोविडेंट फंड को। आइए, क्या है प्रोविडेंट फंड देखिएगा प्लीज, सुन ले भाई तसल्ली से। प्रोविडेंट फंड क्या है? अ रिटायरमेंट प्लान। कब बन रहा है ये प्लान? प्लान वो होता है जो फ्यूचर के लिए होता है। तो रिटायरमेंट मुस्तकबिल है, अभी आप क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। अ रिटायरमेंट प्लान इन विच 50%, हाफ प्रिंसिपल क्या इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। इसमें आधा हिस्सा किसने जमा करवाया है? एम्प्लॉयर। एंड 50% हाफ प्रिंसिपल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, और बकाया आधा हिस्सा किसने जमा करवाया है? एम्प्लॉय ने। दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। क्या मतलब? देखें, किसी भी वैल्यू का एन्यूटी के तौर पे जाना, इंटरेस्ट के लिहाज से सेम टाइम पे जाना क्या है? ज़रूरी है या नहीं? तो इसका मतलब जो फुल अमाउंट है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन है। अगर दोनों सेम टाइम पर नहीं जाएंगे तो दोनों पर सेम इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा। तो दोनों सेम टाइम पे जाएं, तो अगर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से आपका हिस्सा जमा करवा चुका और आपने अपना हिस्सा जमा, तो फिर दोनों के टाइम में क्या जाएगा? ये फर्क ना आए, एम्प्लॉयर क्या करेगा? 50% रकम अपने पास से अपनी जेब से देगा और रिमेनिंग 50% आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लेगा। यानी वो हो गया जो सैलरी से डिडक्ट हो रहा है प्रोविडेंट फंड का हिस्सा, वो है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। और जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है लेकिन आपकी सैलरी से डिडक्ट, उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो अब इस तरह समझें, स्ट्रक्चर समझें। यहां लिखा मैंने कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना? 1,20,000 बाय एम्प्लॉय कितना? तो टैक्स ईयर 2021 के एंड पर प्रोविडेंट फंड में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ? 2,40,000। कितना? समझे? फिर अगले साल, आवाज नहीं आ रही, अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, 25 के एंड तक आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। 26 के स्टार्ट में आपको ये पूरा फंड मैच्योर होके क्या हो गया? रिसीव हो गया। अब जब रिसीव हुआ तो क्या मिला, इसको सीखना और समझना है। तो कैलकुलेटर जरा अपने पास रेडी रखिएगा। कल मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया था, आज मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है जी? बताइए, पहला कंट्रीब्यूशन टैक्स ईयर 2021 के स्टार्ट पर है या एंड पर है? तो एंड पर जो अमाउंट जमा हुआ है उस पे इंटरेस्ट इस साल नहीं बल्कि अगले साल लगेगा। एन्युटी नॉर्मली पीरियड के एंड पर होती है, और जो अमाउंट पीरियड के एंड पे गया है उस पे इंटरेस्ट उस पीरियड का नहीं होगा बल्कि अगले पीरियड का होगा। बोला सर अभी तो पीआरसी छोड़ कर आए थे, ये आपने वापस शुरू कर दिया। भाई ये तो है, मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अब बताइए, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट का बैलेंस 2021 के एंड पर क्या है? ये प्योरली अभी क्या है? प्रिंसिपल। इसमें अभी 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं है। इस 2,40,000 को आप 20% इंटरेस्ट से कंपाउंड करें आगे, 1+i। 1 फॉर्मूले का, i रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.2 क्या बना? 1.2। कितना मूव करें? 1 पीरियड, यानी इसको 1 से लाएं कहां पर? 2 साल के एंड पर। आवाज नहीं है। तो जब आपने 2,40,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 288,000। क्या मतलब? 2,40,000 भी, और 2,40,000 का 10% 24,000, एक और 10% 24,000, 24 और 24 20% 48,000। तो इसका मतलब अब 2 साल के एंड पर 2,40,000 मैच्योर होके क्या बन गया? 2,48,000। आवाज नहीं है, 2 लाख। पक्का?
यानी ये वैल्यू 48,000 से क्या हो गई, आगे बढ़ गई। तो टैक्स ईयर 2022 में आपके प्रोविडेंट फंड बैलेंस पर कितना इंटरेस्ट लगा, 20% तो लगा। अमाउंट कितना बनेगा, 48,000। तो आपका प्रोविडेंट फंड बैलेंस 2 साल के एंड पे कितना है, उसमें आके ऐड हो गया दूसरे साल का कंट्रीब्यूशन। अब दूसरा कंट्रीब्यूशन ऐड होने के बाद आपका 2 साल के एंड पे प्रोविडेंट फंड का बैलेंस कितना है, 5,28,000। अब इस 5,28,000 पे लगेगा तीसरे साल का इंटरेस्ट, यानी ये आगे मूव कर जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 + i से, 1.2 से। सीखना है, कॉन्सेप्ट रिफाइन होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। रिफाइन समझते हो, एक चीज है तो सही हमारे पास, लेकिन उसमें अगर हमने कोई चीज ओमिट कर दी हो तो वक्त के साथ वो क्लियर, जो बात उस वक्त समझ नहीं आई तो किसी और वक्त समझ में आ जाएगी। तो अब इसको साथ साथ चलाओ। 5,28,000 को जब आपने 1.2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 5,28,000 का 20% इंटरेस्ट क्या हो गया, इसमें शामिल हो गया। अमाउंट मेच्योर हो गया, कितना हो गया, 6,33,600। आप देखते जाएं, फिर जब मैं इसको एंड कर दूं फिर आपको सारे सवालात के जवाब दूंगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस सिखा रहा हूं कि हर साल के एंड पे हमारा बैलेंस क्या है। कितना बैलेंस हो गया, 6,33,600, सही है। अच्छा, फिर उसमें तीसरे साल का कंट्रीब्यूशन कितना ऐड हुआ। अब ये कंट्रीब्यूशन ऐड होने के बाद इस फंड का बैलेंस कितना है, 8,73,600। 8,73,600 मैच्योर हुआ कितने परसेंट से, 20% से, यानी 20% इसमें इजाफा हुआ, वो भी यानी 1.2 का मतलब क्या है, 1 का मतलब इसका हर एक रुपया भी और इसके हर एक रुपये पे 20 पैसे और भी, तो 1.2 से मल्टीप्लाई हुआ। बोले क्या बना, 10,48,000। ये मैच्योर होके कितना हो गया, 10,48,000। इसमें चौथे साल का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, शामिल हो गया। अब 4 साल के एंड पर फंड का बैलेंस कितना है, 12,88,320। यही बैलेंस है। ये बैलेंस फिर मैच्योर हुआ 20% से, 1.2 से मल्टीप्लाई हुआ, 15,45,000 और उसमें आखिरी पेमेंट शामिल हुई कितनी, और टोटल रकम कितनी मैच्योर हुई, 17 लाख। तो अगर आपने ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ी है तो आपको पता होगा ऑर्डिनरी एन्युटी की जो आखिरी पेमेंट होती है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये अगर इसके बाद इसको आगे मैच्योर नहीं होना और आप इसी पॉइंट पे क्या हो गए, रिटायर हो गए, तब आपको अगले साल के स्टार्ट पे कितनी रकम मिलेगी इस प्रोविडेंट फंड से, 17,85,984, 1,785,984। अब अपना कैलकुलेटर जब मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। सीरीज ऑफ पेमेंट आर हर साल कितना है, जबरदस्त, 2 लाख। टाइप कर दें 2,40,000। टाइप किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, A/B फ्रैक्शन का बटन ओपन कीजिए, 1.2 की पावर 5 लगाइए, पावर से नीचे आइए, -1 कर दीजिए और डिनोमिनेटर में 0.2 लिखकर इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। बहुत कम लोग बोल रहे हैं, यकीन करें। 17,85,000 पक्का। ये जो रकम है ये विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे भाई। अगर आपको प्रोविडेंट फंड डिटेल में समझना है और इसकी टैक्सेशन को समझना है तो आपकी एन्युटी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी एन्युटी क्लियर नहीं है आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसको रट्टा मारेंगे फिर आप। 17,85,984 रुपए विद इंटरेस्ट है, विदाउट इंटरेस्ट है, विद इंटरेस्ट। तो इसमें प्रिंसिपल कितना,
18 लाख प्रिंसिपल और एक्चुअल अमाउंट 12 लाख। जबरदस्त। वो 12 लाख कैसे आएगा सर? 2,40,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 करके। सब लोग 2,40,000 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। 17,85,000 में से 12 लाख क्या कर दें? माइनस कर दें। इसका मतलब ये हुआ इस बैलेंस में 12 लाख रुपए प्रिंसिपल है और 5,85,984 रुपए इंटरेस्ट। सही है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ये सब कुछ जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जमा किया गया है, इसमें सही मायनों में एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना है? क्या वो बेनिफिट 17 लाख एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसको रिटायरमेंट के वक्त कितनी रकम मिलेगी? 17,85,984। यस और नो? लेकिन इसमें कुछ रकम वो है जो एम्प्लॉय की सैलरी से ही कटी है, यानी उसकी जेब से ही गई है और उसकी जेब में ही वापस आई है। वो कितनी है? 6 लाख। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, तो इस 17,85,984 रुपये में 6 लाख रुपए वो हैं जो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से दिए थे और उसी की जेब में क्या आ गए? वापस आ गए। उसको बेनिफिट बोला जाए या ना बोला जाए? तो फिर बेनिफिट वो है जो एम्प्लॉय की जेब से नहीं गया और उसकी जेब में आया। वो दो चीज़ें हैं, एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और एक इंटरेस्ट। आवाज़ नहीं आई? तो अब देखें, आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मैंने एन्युटी का फार्मूला लगाकर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड कर ली। आवाज़ नहीं आई? फाइंड कर ली। उसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा। एक, दूसरा प्रिंसिपल निकालना बहुत आसान था। हर साल एन्युटी कितनी डिपॉजिट हो रही थी? तो जो डिपॉजिट हो रहा है वो तो बगैर इंटरेस्ट के है ना। डिपॉजिट होने के बाद उस पर इंटरेस्ट लगेगा। 2,40,000 इंटू 5, प्रिंसिपल कितना बना? 12 लाख। तो इसमें से 12 लाख मैंने क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो जो बचा वो इंटरेस्ट है। पक्का? लेकिन इस प्रिंसिपल के भी दो हिस्से हैं। इसका हाफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और इसका हाफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय की जेब से जा रहा है उसकी जेब में। क्या ये बेनिफिट है? क्या इसकी कोई टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए? पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं ना, उसकी सैलरी से ही गया और सैलरी में ही वापस आ गया। मतलब ये ऐसे है कि आपको सैलरी मिली और आपने ये पैसा कहीं अपने पास सेव कर लिया। नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये वो रकम है जो आज उसकी जेब से जा रही है और फिर बाद में उसकी जेब से वापस आ रही है। मिसाल के तौर पर आपको सैलरी किसी ने दी 50,000 रुपये, उसमें से आपने 20,000 रुपये किसी के पास रखवा दिए। सैलरी में से रखवाए ना, तो 50,000 रुपये उस सैलरी का क्या थे? वो 20,000 रुपये उस सैलरी का क्या थे? हिस्सा थे। ठीक है ना? उसी में से आपने किसी के पास रखवाए, तो जब आपको वापस मिलेंगे उसको अलग से सैलरी माना जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ? ये उसने अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया है। सही है? और फिर ये कहीं प्लेस हुआ है और प्लेस होकर वापस मिल रहा है, तो इसको तो बेनिफिट बोला नहीं जाएगा। यानी ये टैक्सेबल। आवाज नहीं आई? क्या बोल रहा हूं? ये टैक्सेबल है या नहीं है? ये टैक्सेबल नहीं है। अगर कोई टैक्सेबिलिटी है तो किसकी है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की और इंटरेस्ट की। यहां तक सब क्लियर है? अब अगर मैं कहूं, बेटा सुन लें अब कहानी सारी। अगर अब मैं कहूं ये एम्प्लॉय टैक्स ईयर 2026-25 के फौरन बाद 26 के स्टार्ट पे क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। रिपीट कर रहा हूं, तो इसको प्रोविडेंट फंड के अकाउंट से कितना बैलेंस मिला? शाबाश बताइएगा। 17,85,984। उसमें से इसका अपना कंट्रीब्यूटेड अमाउंट कितना है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है और अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना है? इसको मैं अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट नहीं है बल्कि 5 साल का। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो इसका मतलब अब इसकी टैक्सेशन डिपेंड करती है प्रोविडेंट फंड की नेचर पर। वही जिस तरह पेंशन की 3 टाइप्स थी, गवर्नमेंट,
अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, आवाज नहीं आई। जिस तरह ग्रेचुटी की 4 टाइप्स थी, इस तरह प्रोविडेंट फंड की भी 3 टाइप्स है। आपकी इस किताब में 2 टाइप लिखी हुई हैं। एक टाइप आपकी स्टेट टैक्स में लिखी हुई है। अच्छा, स्टेट टैक्स में लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, क्या वो एग्जेम्प्ट है? गवर्नमेंट लफ्ज जहां आ जाए एग्जेम्प्ट, ठीक है ना? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट, पक्का, कंफर्म? अच्छा, अब इसको तसल्ली से सुनना और समझना आप। तो इसका मतलब हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये गवर्नमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में 2 किस्म के प्रोविडेंट फंड होते हैं, एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक होता है अनरिकॉग्नाइज। वही रिकॉग्नाइज का मतलब अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज बाय कमिश्नर एफबीआर, वही, ठीक है जी। तब जुमला सुनना है आपने, यही याद रखना है आपने, इसको सुन लिया तो आपके लिए आसानी। मैंने अभी आपसे कलेक्टिवली बेनिफिट पूछा, अगर मैं आपसे पर ईयर बेनिफिट पूछूं तो पर ईयर बेनिफिट क्या होगा जरा बताइएगा। टैक्स ईयर 2021 में एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉय ने क्या कंट्रीब्यूट किया? बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ? ये बेनिफिट अभी इस साल इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। ईयर 2 की बात करते हैं। ईयर 2 में एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया? बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लेकिन एक बेनिफिट अब और बढ़ गया, इस पे बनने वाला किसने पे करना है? एम्प्लॉयर ने। यही वो इंटरेस्ट है, यही वो इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को वेव कर दे। यही वो इंटरेस्ट है जो अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को और फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो उसका बेनिफिट सैलरी का पार्ट, यही वो इंटरेस्ट। नहीं समझे बात या नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं पर ईयर बेनिफिट क्या है, पर ईयर टैक्स ईयर 2022 में जाके अगर बेनिफिट देखें तो क्या होगा? टैक्स ईयर 2022 में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए अपनी जेब से कितनी रकम दी और एम्प्लॉयर पर एम्प्लॉय का कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? 48,000। यस और नो बताएं, कुछ समझ में आ रहा है? ये कौन सा बेनिफिट है? अक्यूमुलेटेड, 5 साल का मिलाकर। तो आपको दोनों तरीकों से बेनिफिट निकालना आना चाहिए, पर ईयर भी और टोटल भी। टोटल प्रोविडेंट फंड की कितनी रकम मिल रही है? 17,85,000। उसमें एम्प्लॉय की जेब से जो गया था वो उसकी जेब में वापस आया, उसको छोड़कर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 6 लाख और इंटरेस्ट कितना? अब मैं आपको टैक्सेबिलिटी बता रहा हूं क्योंकि अभी तक तो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है। स्टार्ट करूंगा बात कहां से? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से। कहां से? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कि रिकॉग्नाइज बाय कमिश्नर एफबीआर नाउ, यानी उस प्रोविडेंट फंड को क्रिएट करते वक्त परमिशन नहीं ली गई किसकी? एफबीआर की। तो जरा सुनिएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाले केस में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जा रहा है हर साल, कहां पर? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, और जो एनुअल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब ये क्रेडिट होना समझते हैं या नहीं समझते? अब देख लें आप, अगर नन्हे मुन्ने बच्चे बन के बैठेगा तो मत, भाई देखो, एम्प्लॉय के लिए रिसीवेबल है, सामने वाले के ऊपर क्या है? लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट क्रेडिट होने का मतलब ये कि लायबिलिटी में इजाफा होगा। बैंक रिकंसिडरेशन पढ़ने के बाद इतना आपको सेंस आना चाहिए, ठीक है ना? 1,20,000 क्या है? 1,20,000 क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो पहले साल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कितना कंट्रीब्यूट किया? पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले साल एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉयर पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? 48,000। पक्का? तो अगर मुझे कहा जाए ईयर 2 का बेनिफिट बताओ तो मैं बोलूंगा 1,20,000 और 48,000। 1,20,000 और 48,000 पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर 1,20,000 और 2,40,000 का 20% यानी 48,000।
ठीक है ना। एक होता है बैलेंस, एक होता है चेंज। आपको एसओसी और एसएफ में फर्क नहीं पता। इनकम हमेशा पर ईयर होती है। तो जरा बताइए ईयर 2 में क्या चेंज आया। ईयर 2 में एम्प्लॉयर ने अपने कंट्रीब्यूशन को मजीद बढ़ाया कितने से, और जो बैलेंस था उस पर इंटरेस्ट लगा कितने से, 48,000। तो ये बैलेंस आगे बढ़ा 48,000 से, ये बैलेंस बढ़ा आगे 1,20,000 से, ये बैलेंस आगे बढ़ा 1,00,000। इसको तो हम बेनिफिट ही नहीं मान रहे ना। हम बेनिफिट किसको मान रहे हैं। तो ईयर 2 का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,20,000, और ईयर 2 में कितना इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हुआ, 48,000। तो ये दो बेनिफिट हुए ना। ये हुए स्पेसिफिक टू ईयर 2। आवाज नहीं आई, पक्का जी। बेनिफिट काउंट नहीं कर रहा मैंने कहा, इसमें बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉयर वाला है और 48,000 का इंटरेस्ट। आप ये पूछ रहे हैं कि उस पर इंटरेस्ट क्यों काउंट कर रहे हैं या बेनिफिट क्यों काउंट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि वो एम्प्लॉय ने अपनी जेब से थोड़ी दिया है, वो किसने देना है। ये पैसा किसका है, एम्प्लॉय का। किसके पास पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर के पास। तो उसके ऊपर एम्प्लॉयर ने क्या पे करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो पूरे अमाउंट में पे करेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट एम्प्लॉय ने अपनी जेब से थोड़ी देना है, इंटरेस्ट तो उसको किससे मिलेगा, एम्प्लॉयर से, ठीक है ना। तो अब बेनिफिट दो हो गए, क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, चाहे इन टोटल हो चाहे पर ईयर हो। समझ में आ गई बात या नहीं। अच्छा अब असल बात पे जाते हैं, स्ट्रक्चर समझने के बाद। अगर प्रोविडेंट फंड जो मेंटेन हो रहा है वो अनरिकग्नाइज है, क्या है, तो लॉ कहता है ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या, जिस साल पैसा जमा किया और उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है उस साल में किसी किस्म की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। यानी अगर ये 1,20,000 रुपये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स ईयर 2021 में एम्प्लॉयर ने जमा करवाया एम्प्लॉय के लिए, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। ये 1,20,000 रुपये उसने जमा करवाए टैक्स ईयर 2022 में, ये भी उसकी सैलरी का पार्ट। ये जो 2,40,000 रुपये 48,000 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ ये भी उसकी सैलरी का पार्ट। तो जुमला क्या है, जुमला ये है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन वाले ईयर्स में किसी किस्म की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, किसी किस्म का कोई बेनिफिट टैक्स किया नहीं जा रहा। वजह, ये पैसा है किसका, एम्प्लॉय का है, लेकिन है किसके इख्तियार में, एम्प्लॉयर के पास। तो जो रिसिट की डेफिनेशन है, रिसिट की, हाँ वो पूरी नहीं हो रही। समझे कुछ बात या नहीं, क्योंकि ये रकम उसको रिसीव हुई नहीं है, ये तो किसके पास मेंटेन हो रही है, एम्प्लॉयर के पास। तो अमाउंट कंट्रीब्यूट तो हो रहा है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा, पक्का। तो इसका मतलब अगर प्रोविडेंट फंड कौन सा है, तो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। जो भी टैक्सेबिलिटी है वो उस टैक्स ईयर में होगी जिस साल वो रिसीव हुआ। तो बताइए मैंने कंट्रीब्यूशन कितने साल दिखाया, 5 साल। एम्प्लॉय को रिटायर कहाँ करवा रहा हूँ, 5 साल के एंड पर, और रकम कहाँ दिलवा रहा हूँ, 6ठे साल के स्टार्ट पर। तो 6ठे साल के स्टार्ट पे कुल मैच्योर होके कितनी रकम मिली, 17,85,000। ये कहाँ से मिले, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से या अनरिकग्नाइज। इसमें कितना अमाउंट एम्प्लॉय की जेब से गया था, इसको छोड़कर ये और ये एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेंगे। कौन से टैक्स ईयर में, 2026, जिस साल ये रकम रिसीव हुई, विड्रॉ हुई। यहां तक बात बैठ गई दिमाग में या नहीं बैठी। इसका मतलब नो टैक्सेबिलिटी इन ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। जो भी टैक्सेबिलिटी है वो ईयर ऑफ विड्रॉल में है। क्या है, ईयर ऑफ विड्रॉल में। कौन से साल में, ईयर ऑफ विड्रॉल में। अच्छा एक बात और बता दूं, बाज लोग प्रोविडेंट फंड की रकम लोन के नाम पे विड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
यानी कंपनी को कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरे प्रोविडेंट फंड में से ही कर्जा दे दें, फिर वो रकम मैं वापस जमा करवा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विड्रॉल नहीं है, वो आपने रकम लोन के तौर पे ली है और कल वो लोन आपने वापस करना है। विड्रॉ होने के बाद ये रकम पूरी की पूरी किसकी हो गई, आपकी हो गई। कुछ समझे मेरी बात या नहीं? तो बाज़ दफ़ा अगर कुछ एम्प्लॉयज़ अपने ही प्रोविडेंट फंड से क्या लेते हैं, तो लोन का मतलब क्या है, आपने वो अमाउंट लिया लेकिन कल आपने वापस करना है ना, और असल में रकम कब मिलनी है, रिटायरमेंट के वक्त। तो टैक्सेबिलिटी उस वक्त होगी जब ये अमाउंट आपके इख्तियार में आने के बाद विड्रॉ। समझे कुछ बात या नहीं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रोविडेंट फंड कौन सा है, तो फिर ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में किसी किस्म की कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। जो भी टैक्सेबिलिटी है वो ईयर ऑफ विड्रॉल में, वो भी दो चीज़ों की, वो पैसा जो टोटल अमाउंट में एम्प्लॉयर की जेब से गया और ओवरऑल फंड पे जो इंटरेस्ट आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे किया, वो रकम जो आपकी जेब से गई और आपकी जेब में, उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। पक्का? अब आते हैं कहां पर, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कहां आते हैं, आवाज नहीं आ रही, कहां आते हैं, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मुझे पता है टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है, इसलिए आप समझने वाले हालात से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा, अगली क्लास में फिर समझाऊंगा। नहीं चलें भाई, अनरिकग्नाइज समझ में आ गया? अनरिकग्नाइज हमने खत्म कहां पे किया, ईयर ऑफ। तो हम रिकग्नाइज को शुरू करते हैं ईयर ऑफ विड्रॉल से। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अब सब समझेगा जरा बात को। मान लें 17,85,984 रुपए आपको कहां से मिले, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से। तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ये टैक्सेबल ही नहीं है, क्या है, एग्जेम्प्ट। ये तो वैसे नहीं था, अब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अच्छा, अब आपको सोचना है, अगर आप ईयर ऑफ विड्रॉल सोचें तो आप बोलें जी ईयर ऑफ विड्रॉल में मुझे प्रोविडेंट फंड कहां से मिला, अनरिकग्नाइज से मिला, तो जो रकम मिली उसमें इसको छोड़कर ये दोनों सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर ये रकम कहां से मिली, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, तो इसमें तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा, ये सब एग्जेम्प्ट है। यानी जहां पर हमने अनरिकग्नाइज वाली बात खत्म की, वहीं से हमने रिकग्नाइज वाली बात शुरू की। याद रहेगा? इसका मतलब मैं रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात कहां से शुरू कर रहा हूं, ईयर ऑफ। तो ईयर ऑफ विड्रॉल में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की कोई टैक्सेबिलिटी, पक्का? अब जुमला सुनिएगा, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कोई टैक्सेबिलिटी है, अगर कोई, तो वो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में। क्या बोल रहा हूं, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कोई टैक्सेबिलिटी है तो ईयर ऑफ। ये थोड़ा सा दिमाग, जुमले को अगर आप याद रखें आपके लिए मसला ही नहीं है, आप एक्टिव लिसनर बन जाएं। मैं अनरिकग्नाइज फिर बोल रहा हूं, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में कोई टैक्सेबिलिटी जो है वो ईयर ऑफ। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ईयर ऑफ विड्रॉल में कोई टैक्सेबिलिटी अगर है, अगर बोल रहा हूं अगर है, तो कहां है, ईयर ऑफ। वो भी कब, जब कंट्रीब्यूशन और एनुअल इंटरेस्ट लिमिट से एक्सीड ना करे, लिमिट से एक्सीड कर जाए, सही है, लिमिट से अगर एक्सीड ना करे तो फिर ना यहां टैक्सेबल ना यहां टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की क्या याद रखनी होंगी, लिमिट। तसल्ली से आप सुन लेंगे, मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नो टैक्सेबिलिटी इन द ईयर ऑफ, बट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ विड्रॉल। वो भी क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, बस। इन केस ऑफ
recognized provident fund, there is no taxability in the year of, but it may be taxable in the year of contribution if contribution exceeds the limit. याद रहेगा, if contribution does not exceed the limit, it will also become exempt in the year of contribution. नहीं याद रखेंगे? अब समझ लें, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं. पहले साल एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 1,00,000. इन दोनों में से ईयरली बेनिफिट कौन सा है? 1,20,000. अब देखना यह है कि ये लिमिट से ज्यादा है या नहीं है. तो अब जरा वही टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जो मैंने मेडिकल अलाउंस में समझाई थी. बेसिक सैलरी, मान लें एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 80,000 पर मंथ. क्या? तो 80,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 कीजिए. बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में कितनी आ गई? 9,60,000. उसके नीचे लिखा हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. आरपीएफ मतलब घूमने फिरने से, वो अभी एक मिशन गया है चांद की सैर करने के लिए, हैं? नहीं पता? 1 अप्रैल को गया है. 1 अप्रैल को दिन भी उन्होंने 1 अप्रैल का चूज किया है. ठीक है ना? इससे पहले वो गए थे उस पे, इससे पहले तो चांद पे उतरे थे वो. इतनी टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद खाली वो ऊपर ऊपर से चक्कर लगा के आ जाएंगे. क्या क्यों जा रहे हैं पता है? बस छोटे से टॉपिक नहीं पढ़ते ना. क्यों जा रहे हैं? वो क्रिकेट स्टेडियम बनाना है बेटा वहां पर. हाँ, अब तो जाएंगे. अब क्यों जा रहे हैं किसी को पता? बोला सर हमें क्या पता क्यों जा रहे हैं. फ्यूल स्टेशन बनेगा वहां पर. कहां पर? चांद पे. कि अगर कल को हम मार्स पे जाते हैं तो चांद तक पहुंचने पर अगर जो फ्यूल खत्म हुआ है वो चांद से रिफिलिंग हो और उसके बाद आगे का सफर क्या हो? कंटिन्यू. ठीक है? कुछ दिनों बाद चांद पे चाय का होटल खुल जाएगा. मेरे ख्याल से आप नहीं पढ़ने वाले, मैं कल पढ़ाऊंगा इसको इंशाल्लाह. है ना? यही चाह रहे थे ना? लिमिट पढ़ा दूं या नहीं पढ़ाऊं? आप नहीं पढ़ लेना. अब पढ़ते हैं. अभी अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं. चांद की सैर कर ली ना आपने बेटा? आ जाओ. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया? अब जिनको विजुअलाइज करने में मसला हो रहा है उनके लिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने. क्या लिखा मैंने? इनकम फ्रॉम सैलरी. क्या लिखा मैंने? बेसिक सैलरी. शाबाश बोलिए. बेसिक सैलरी कितनी बताई मैंने? 9,60,000. 80,000 रुपए पर मंथ. अब इसमें मैं ऐड करवा रहा हूं. क्या ऐड करवा रहा हूं? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पिकनिक, फॉर टूर्नामेंट. हाँ भाई, किस चीज का कंट्रीब्यूशन? आरपीएफ. आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. जबरदस्त. कितना है कंट्रीब्यूशन पर ईयर? 1,20,000. सर आपने कहा था जो कंट्रीब्यूशन पर ईयर जाएगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. लेकिन ये बात कहां बोली मैंने? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. और वहां पर टैक्सेबिलिटी कब है? ईयर ऑफ विड्रॉल में. मैंने कहा रिकॉग्नाइज में ईयर ऑफ विड्रॉल में कोई टैक्सेबिलिटी.
अगर कोई टैक्सेबिलिटी है तो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में, तो पहले साल में कितना कंट्रीब्यूशन किया। अब अगर ये कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्सीड करता है तो फिर जो एक्सेस होगा वो सैलरी का। इसके लिए लॉ ने लिमिट क्या बताई, वो लिमिट नोट कर लीजिएगा। लिमिट नंबर 1 है 1.5 लाख रुपए। कितनी? यानी अगर पर ईयर कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख से ज्यादा है तो वो लिमिट से ज्यादा है। लेकिन सिर्फ ये लिमिट नहीं है, लिमिट नंबर 2 भी है। और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कहते हैं डियरनेस अलाउंस को। किसको? ये भी आपके सामने आ रहा है। अभी इस केस में मैंने कोई डियरनेस अलाउंस अज्यूम नहीं किया। तो अब जब डियरनेस अलाउंस नहीं दिया हुआ तो आप क्या करेंगे? 9,60,000 का 10% निकालेंगे, कितना बनेगा? अब बताइए जरा, लिमिट नंबर 1 कितनी है? ये मैंने खुद से लिखी है, ये कानून में लिखी हुई है। ये कहां से आई? इसका 10%। ये 10% किसने लिखवाया? लॉ ने। तो यहां जो बेसिक सैलरी होगी और डियरनेस अलाउंस होगा उसका 10% निकल आया। कितना? अब लिमिट नंबर 1 1.5 लाख रुपए, लिमिट नंबर 2 96,000, विच एवर इज लोअर? लोअर क्या आ रहा है? 96,000 क्या बन गया? लिमिट बन गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए कितना कंट्रीब्यूट करना था? 96,000। उसने कंट्रीब्यूट किया लिमिट से ज्यादा। तो जो लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट हुआ है उसको सैलरी का पार्ट समझा जा रहा है। तो डिफरेंस निकालें। कितना? 24,000। 24,000 को आज ही सैलरी का क्या बना दें? पार्ट बना दें। अब जुमला बड़ा सिंपल था। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ईयर ऑफ विड्रॉल में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अगर कोई टैक्सेबिलिटी है तो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में है। वो भी कब? जब कंट्रीब्यूशन लिमिट से एक्स, ये आपके साथ। और अगर लिमिट से एक्सीड तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। याद रहेगा? अब इसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? अभी इसमें एक लिमिट बताना और बाकी है, वो इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट है, ठीक?